अगर गिरिडीह में कोई मीटिंग होगी तो बीच की सीट पर कल्पना मैम बैठेगी और बगल में एसपी और बगल में डीसी बैठेंगे, और अगर हजारीबाग में डीसी एसपी बैठेंगे तो डीसी बीच में बैठेंगे, विधायक और सांसद किनारे बैठे। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या सीएम इंटरेस्टिंग है, क्या सीएम की पत्नी होना कोई आधिकारिक पद है? आपको कल्पना मैडम के बीच में बैठने से एतराज है या फिर ये प्रोटोकॉल सब जगह फॉलो नहीं किया जा रहा इसलिए एतराज है? कल्पना मैम के बैठने से मुझे अच्छा लगा। मैं चाहता हूँ 80 विधायक और ऐसे ही बीच में बैठे, सब बैठे बीच में। सब यहाँ पर डीसी और एसपी सीएम आवाज जाते हैं मिलने की। ये क्या प्रोटोकॉल? ये प्रोटोकॉल क्या है? मतलब आप डीसी और एसपी को मिलने की जरूरत क्यों है सीएम से? एसपी को अगर जरूरत होगा अपने डीजीपी साहब से मिलेगा, अपने डीआईजी साहब से मिलेगा, अपने आईजी साहब से मिलेगा, वो डायरेक्ट सीएम से क्यों मिलेगा? कि मैम भी सिर्फ एक गांडी की विधायक हैं तो हाँ। गांडी की विधायक है मैम, तो सभी privilege। विधायकों को ये प्रोटोकॉल मिलना चाहिए, ये प्रिविलेज सबको मिलना चाहिए। ये प्रिविलेज सबको मिलना चाहिए। बिल्कुल उनकी तरह से पार्टी ने सरेंडर कर दिया बीजेपी के आगे, और अब अगर ऐसा है तो वो खुद से एक अलग पार्टी बनाएंगे और फिर वो चुनाव में जाएंगे। क्या पार्टी के लिए एक ड्रॉबैक नहीं है, बड़ा सेटबैक नहीं है ये? नहीं है, उनमें एक हनक है कि हम आईएएस हैं, हम आईपीएस हैं, और यहाँ के नेताओं को तो यहाँ के आईएएस आईपीएस वैल्यू करते ही नहीं है। तो ये आभास उनको दिलाना होगा कि विधायिका सुप्रियर है और आप सिर्फ एग्जीक्यूटिव बॉडी हैं, आप काम करो इस तरीके। अगर हम 81 सीटों पर लड़ते तो आप जिस नए संगठन का बात कर रहे हैं जो उसके वोटों का प्रतिशत दिखला रहे हैं, तो जब 10 सीटों पर हमारे 6 लाख से अधिक वोट और किसी को लगभग 81 सीटों पर 71 सीटों पर लड़ने पर अगर उसको 10 लाख वोट, तो निश्चित तौर पर हम उससे आगे हैं। 10 सीटों में 6,34,000 और 81 सीटों में 10 लाख वोट, तो प्रतिशत किसका ज्यादा है? तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि आजसू कम? झारखंड के लिए अगर इतना कुछ करने को तैयार है, अपने दम पर करने को तैयार है आजसू, तो फिर सेक्रीफाइस हमेशा आजसू ही क्यों करे? आपके अलायंस में बीजेपी ने कभी सेक्रीफाइस नहीं किया। आजसू को सेक्रीफाइस करने की जरूरत झारखंड में भी पड़ी, आजसू को ही सेक्रीफाइस करने की जरूरत बंगाल में भी पड़ी, एंड यू नेवर नो कि आगे अगर ऐसा कुछ आता है तब भी सेक्रीफाइस सिर्फ आजसू ही करेगा। जोहार, नमस्कार, देख रहे हैं आप द भारत मित्र और आपके साथ मैं आरती सिंह। और मेरे साथ जो शख्सियत इस वक्त हैं, ये जाना पहचाना चेहरा है और सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी से इनका वास्ता नहीं है, समाज सेवी के तौर पर भी आप इन्हें जानते हैं। बहरहाल मैं तारुफ कराऊं आपसे इनका। मिलिए, आजसू के प्रवक्ता हैं और सचिव भी हैं संजय मेहता जी इस वक्त हमारे साथ। बहुत कुछ चल रहा है झारखंड में, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो आपसे पूछने हैं। यूं तो आप हर बात का बड़े बड़े ही सौम्य तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से जवाब देते हैं, और चाहे तूफान आ जाए, ज्वालामुखी भी फट जाए, पर आपकी मुस्कान ऐसी रहती है, बहुत शालीन। और ये खासियत है उस पार्टी के सुप्रीमो की भी। आजसू सुप्रीमो भी बिल्कुल ऐसे ही है और ऐसा लगता है कि आप उनके पद चिन्हों पर चल रहे हैं, फॉलो करते हैं ना, अच्छी बात है। लेकिन चलिए बातचीत शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपसे और आपकी पार्टी के लिए ही सवाल है, पार्टी का भविष्य ऐसा लगता है कि डमाडोल है, मतलब इतना कुछ चल रहा है झारखंड में, तो चलिए इतना सब कुछ हो गया, आप सिर्फ एक विधायक रह गए। बंगाल में बहुत बड़ी उम्मीद थी और बहुत कुछ बड़े दिनों से लग रहा है, 1-1.5 महीने से बैठकों का दौर लगातार चल रहा था कि एनडीए में कुछ बात बन जाएगी सीटों को लेकर, और जब बात नहीं बनी तो गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। क्या है ये सब? दो चीजें, पहला तो आपने कहा कि भविष्य डामाडोल है, इसको मैं सिरे से खारिज कर रहा हूँ, क्योंकि झारखंड की राजनीति की बुनियाद में आजसू एक ऐसा नाम है कि जब झारखंड का नाम जुड़ता है तो आजसू का नाम स्वतः जुड़ जाता है। दूसरा, चूंकि ये नैरेटिव इसलिए बिल्ड होता है कि चुनाव के अर्थमेटिक में, गणितीय आंकड़ा में हो सकता है कि हमें सीटें कम आ गई, लेकिन अगर उन 10 सीटों में आप वोटों के प्रतिशत को देखेंगे तो 6 लाख से अधिक वोट हम लोगों को है, 6,34,000 के आसपास वोट है हम लोगों को। तो कई बार ऐसा होता है कि हम जो प्राइमा फेसिया देखते हैं प्रथम दृष्टया, वही धारणा हमारे चेतना में समाहित हो जाती है। तो हो सकता है कि चुनाव में हमें सीटें कम आई, लेकिन जो राजनीतिक स्वीकार्यता है जनता के बीच, वो कम नहीं। दूसरा सवाल है बंगाल को लेकर। बंगाल का जो जंगल महल इलाका है, पुरुलिया का इलाका हो, झालदा का इलाका हो, वो इलाका सांस्कृतिक तौर पर, पारंपरिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर और झारखंड अलग राज्य आंदोलन के दौरान एक आंदोलन का केंद्र रहा है, और आजसू ने वहां आंदोलन किया। इवन कि आजसू का पहला अधिवेशन भी उसी इलाके में हुआ, जंगल महल के इलाके में। तो इसलिए हमारा अधिकार बनता है कि हम वहां पर चुनाव लड़े और अपनी राजनीतिक तौर पर जो हमारा संकल्प है उसको पूरा करें। हाँ, ये जरूर हुआ कि वहां पे हमें आधिकारिक तौर पर सीटें अलायंस के अंदर से नहीं दी गई। इस पर अभी भी चर्चा और परिचर्चा चल रही है, और मुझे लगता है कि जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व है इस पर जरूर कोई ना कोई फैसला लेगा
और जो हमारा सोच है संगठन का, उस सोच को हम लोगों ने कहा है कि संकल्प पत्र में आपको समाहित करना होगा। तो इन पहलुओं को लेकर के भी चर्चाएं चल रही हैं। नहीं, जैसे ही ये चीजें बाहर आई संजय कि देखिए वहां पर कि अब सीटें नहीं, एनडीए महागठबंधन, मतलब ये कहा भी गया, केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से ही ये कहा गया कि भाई देखिए चूंकि हम गठबंधन में हैं तो गठबंधन धर्म का पालन भी करना है, तो जो फैसला लिया गया है उसका पालन करना है। और वहां से जो खबरें आई कि जो वहां पे लोकल लीडर्स हैं, स्थानीय जो नेता कोर वर्कर्स हैं, उनमें गुस्सा था। उन्होंने तो यहाँ तक ऐलान कर दिया कि इतने दिनों से वो मेहनत कर रहे थे और अब पार्टी सिरे से यहाँ पर चलिए सरेंडर कर चुकी है, जो उनकी तरह से पार्टी ने सरेंडर कर दिया बीजेपी के आगे, और अब अगर ऐसा है तो वो खुद से एक अलग पार्टी बनाएंगे और फिर वो चुनाव में जाएंगे। क्या पार्टी के लिए एक ड्रॉबैक नहीं है, बड़ा सेटबैक नहीं है ये? नहीं, कार्यकर्ताओं की ये भावना होती है कि हमने संघर्ष किया है, मेहनत किया है, संगठन बनाया है, बूथ कमेटी बनाया है, हम लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, तो जब चुनाव आया, त्यौहार आया, तो हम लड़ेंगे ही नहीं, तो हमारा जो एग्जिस्टेंस है वो कैसे बरकरार रहेगा। और ये चिंता हाँ, बिल्कुल इसी एग्जिस्टेंस को लेकर तो सवाल और है। एक राजनीतिक दल के तौर पर ये चिंता वाजिब है, और ये चूंकि हमारा अधिकार बनता है जंगल महल इलाके में। लेकिन चूंकि संगठन और अलायंस के मसले में ऐसे कुछ जब फैसले हुए हैं, तो हम लोगों ने इस पर अपनी आपत्ति भी जाहिर की है, और हम लोगों ने साफ तौर पर ये कहा है कि जो हमारा उद्देश्य है उस इलाके को लेकर के, उन उद्देश्य को, उन संकल्पों को, उन सपनों को, जो भी घोषणा पत्र और संकल्प पत्र होगा उसमें उसको समाहित किया जाएगा। और इस पर लगातार चर्चाएं चल रही, बातचीत चल रही है। हाँ, लेकिन कार्यकर्ताओं के भावनाओं का सम्मान होना चाहिए, ये इस बात की मैं वकालत करता हूँ। वो ठीक है, चलिए वहां पे ठीक है। आपको ऐसा नहीं लगता कि बीजेपी की छाया में पार्टी अपना अस्तित्व शायद खो रही है? आप देखिए झारखंड में भी आपके इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि आप वोट परसेंटेज देखें तो आपके हक में है वो चीजें, भले ही सीट मिली हो या ना मिली हो। जेएलकेएम का एक बड़ा रोल रहा, अगर जेएलकेएम नहीं होता तो शायद आजसू बहुत जगहों पर बहुत अच्छा कर रहा होता। लेकिन बीजेपी ने आपको झारखंड में भी वही हाशिए पर ला दिया, और बंगाल में भी आप उन्हीं की वजह से ऐसा है। तो ऐसा नहीं लगता है कि अब उस शेल से बाहर निकलने का टाइम आ गया है और खुद कहते हैं ना, खुद की ताकत को पहचानने का वक्त आया है आजसू को, और ये बताने का वक्त आया है कि आजसू अकेले भी अपने दम पर भी अपनी पहचान रख सकता है। आजसू अकेले अपनी पहचान रखता है। आजसू की अपनी एक अलग आइडेंटिटी है। आजसू का अपना एक संघर्ष का इतिहास है। और इस झारखंड की मातृभूमि पर, झारखंड की मिट्टी पर जब कभी भी इस बात की जरूरत पड़ेगी कि झारखंड के लिए अकेले संघर्ष करना है, और जरूरत ऐसी पड़े, मैं भारत मित्र पे कह रहा हूँ बिल्कुल कि अगर 81 सीटों पर भी लड़ना पड़ा आजसू को, और 14 लोकसभा सीटों पर लड़ना पड़ा, तो आजसू लड़ने की हिम्मत रखता है। और झारखंडी जनमानस, बंगाल में आप 3 सीटों पर नहीं लड़ पाए, झारखंड की लड़ाई लड़ने की हिम्मत रखता है। बंगाल में आप 3 सीटें नहीं ले पाए आप। नहीं, मेरा कहना यह है कि झारखंड हमारी प्राथमिकता और प्रतिबद्धता में पहले नंबर पर है। बंगाल ठीक है, वो जंगल महल का इलाका है, लेकिन झारखंड को मतलब जब अपने दम पर आएंगे तब। हमारा कहना है कि अगर ऐसी परिस्थिति बनती है, और दूसरी बात, हमें किसी की छाया की जरूरत नहीं है। आजसू की अपनी वैचारिकी है, आजसू की अपनी विचारधारा है, आजसू की अपनी राजनीति की लाइन है। ठीक है, अलायंस पार्टनर कोई हो सकता है, नीतीश जी भी हैं अपने अलायंस फोल्डर, उनका भी देखिए हाल, हाँ, जेडीयू का भी हाल देखिए। ठीक है, लेकिन एक बात समझिए कि जो भी अलायंस फोल्डर है उनकी अपनी एक अलग राजनीतिक विचारधारा होती है। राजनीति में जब भी कोई दो पक्षों के बीच समन्वय बनता है या अलायंस होता है, गठबंधन होता है, तो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तो बनता ही है, बिल्कुल बनता है, साझा कार्यक्रम तो बनता ही है कि ये हमारी शर्तें, ये आपकी शर्तें हैं। तो हम अपनी शर्तों से कभी समझौता नहीं करेंगे। झारखंड हमारी प्राथमिकता के केंद्र में, झारखंड का स्वाभिमान, झारखंड की मिट्टी, झारखंड का स्थानीयता, झारखंड का नियोजन, झारखंड का रोजगार, झारखंड के मसले, झारखंड के लोग और झारखंडियत हमारी विचारधारा, यही हमारी प्राथमिकता है। और इससे किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं होगा। और भविष्य में अगर ऐसी कोई जरूरत और आवश्यकता महसूस होती है तो आजसू अकेले लड़ने का भी दम रखता है। तो झारखंड के लिए अगर इतना कुछ करने को तैयार है, अपने दम पर करने को तैयार है आजसू, तो फिर सेक्रीफाइस हमेशा आजसू ही क्यों करे? आपके अलायंस में बीजेपी ने कभी सेक्रीफाइस नहीं किया। आजसू को सेक्रीफाइस करने की जरूरत झारखंड में भी पड़ी, आजसू को ही सेक्रीफाइस करने की जरूरत बंगाल में भी पड़ी। एंड यू नेवर नो कि आगे अगर ऐसा कुछ आता है तब भी सेक्रीफाइस सिर्फ आजसू ही करेगा। तो ये वन वे कम्युनिकेशन तो ऐसा तो नहीं है। ये जो आपकी बातें हैं एक तरीके से प्राथमिक तौर पर सही परिलक्षित होती हैं, लेकिन इसमें मैं जोड़ना चाहूँगा बिल्कुल कि चूंकि क्या होता है कि जब अलायंस होता है, गठबंधन होता है, कोई संगठन दो जुड़ते हैं, तो जो मैंने न्यूनतम साझा कार्यक्रम के संदर्भ में जो बातें कही, तो एक बात तो हुई कि 10 सीटों पर हम लोग लड़े पिछले विधानसभा के चुनाव में, और 1 लोकसभा पर लड़े।
अगर आप देखेंगे कि अगर 10 विधानसभा मिला तो लोकसभा में भी अगर उस औसत से हमारी भागीदारी 2 लोकसभा होती है तो एक ही लोकसभा मिला। तो सौतेला व्यवहार तो हुआ है और इस पर संगठन के अंदर यही चीज मैं और कहना संगठन के पूछना चाह रही कार्यकर्ता थी। भी इस बात की समीक्षा कर रहे हैं। दूसरी बात कि झारखंड के गांव के अंदर जब आप जाएंगे तो झारखंड के इन 32,623 गांवों तक, सभी 4,345 पंचायतों तक आपको अंदर अंदर पहाड़ी क्षेत्रों में एकदम दूर सुदूर इलाकों में आजसू का कार्यकर्ता मिल जाए। क्योंकि आप सोचिए कि 80 के दशक में, 90 के दशक में जो आंदोलनकारी लोग थे उनके परिवार से जुड़े हुए लोग आजसू से एक भावनात्मक लगाव रखते हैं। तो आजसू इस झारखंड की मिट्टी में जितना आंतरिक तौर पर समाहित है, इस राज्य के अंदर कोई दूसरा संगठन नहीं समाहित है। दूसरी बात कि रीजनल फोल्डर्स में अगर इंडिया अलायंस की बात करते हैं तो झारखंड मुक्ति मोर्चा है, तो अगर इंडिया अलायंस की बात करते हैं तो रीजनल फोर्स में हम सबसे बड़े फोर्स हैं। सो झारखंड में जब भी झारखंडी मसलों पर और झारखंडी मुद्दों पर बात होगी तो पहली पंक्ति में बड़ा भाई के तौर पर आजसू रहेगा। ये सौतेला व्यवहार अब हम लोग नहीं सहेंगे, इस बात को भारत मित्र से कहना चाहते हैं। मतलब अब ये डिक्लेयर हो गया है भाई कि अब हम सेक्रीफाइस नहीं करने वाले क्यों हैं। करेंगे बात? हाँ, अब सेक्रीफाइस हम नहीं करेंगे, ये सुन लीजिए। चलिए ठीक है, तो जिसके लिए सेक्रीफाइस कर रहे थे अब उनकी बात कर लेते हैं। बीजेपी अभी जो देखिए विष्णुगढ़ का मामला बहुत ही सबसे घृणित अगर कुछ हो सकता है इस पूरी दुनिया में तो इससे घृणित और कुछ नहीं होगा जो विष्णुगढ़ में कुसुम्भा में सामने आया। इन सब के बीच जैसे ही आरोपी की गिरफ्तारी होती है, भीमराव जो पार्टी का बताया जाता है कि हजारीबाग कमेटी में वो सालों से जुड़ा हुआ है। कल मुझे लगता है कि पता नहीं आपने सुना है या नहीं सुना है, प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के आदित्य साहू ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने सिरे से खारिज किया है कि भीमराव का पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, कोई भी यूं ही पार्टी का सदस्य नहीं बन जाता। तो पार्टी का सदस्य नहीं बन जाता तो भाई इतने दिनों से आपके साथ, आपकी कमेटी के साथ, सारे बड़े नेताओं के साथ फोटो, सारे सब कुछ पोस्ट है, सारा कुछ है। इनफैक्ट जब ये सब चल रहा था बीजेपी के कार्यकर्ता जो टीम वहां जा रही थी उनके साथ भी वो खड़ा था। तो इस मामले में आजसू का स्टैंड क्या है? देखिए, लोकतंत्र में एक शुचिता होती है, एक डेमोक्रेटिक एथिक्स होता है और आप कह सकते हैं कि एक मोरल वैल्यू होता है, नैतिकता। किसी व्यक्ति ने अपराध कारित कर दिया और अगर वो अब क्राइम कर दिया है और वो हमसे जुड़ा हुआ था तो इस बात को छुपाने के बजाय मैं मतलब व्यक्तिगत तौर पर ये बात कह रहा हूँ कि अगर ये एक्सेप्टेंस, ये स्वीकार्यता अगर होती कि हाँ ठीक है वो व्यक्ति हमसे जुड़ा हुआ था, लेकिन अगर चूंकि अब उसने कोई एक अपराध कारित कर दिया है तो उस पर हमारा स्टैंड ये है कि हम उसको अब अपने परिवार से अलग करते हैं और जो भी कानूनी तौर पर जो सबसे सख्त सजा होगी उसको दी जानी चाहिए। क्योंकि मैंने भी व्यक्तिगत तौर पर जिन चीजों को, चूंकि मैं बेबाक बोलता हूँ, सच कड़वा होता है, कड़वा होता है। हाँ। मैंने भी अपने व्यक्तिगत सोर्सेस से पता किया है, पिछले 10 सालों से वो संगठन से जुड़ा रहा है और फिलहाल उसकी राजनीतिक सक्रियता भी रही है और कई ऐसे फोटोग्राफ्स भी लोगों ने मुझे भेजे कि भैया देखिए ऐसा बोला जा रहा है लेकिन ऐसा है नहीं। मतलब पुराने फोटोग्राफ्स भी जिसमें वो सांगठनिक कार्यों में है। तो सबसे पहले तो नैतिकता की बुनियाद पर इसे स्वीकार कर लेना था कि हाँ ठीक है वो हमारे परिवार का सदस्य था, लेकिन चूंकि अब उसने अपराध कारित किया है तो हम न्याय की मांग करते हैं और हम उसको सजा दिलाने की मांग करते हैं। ये स्टैंड होना चाहिए था। ये मुझे लगता है यही सबसे बेस्ट रास्ता है। राजनीति में अगर कोई आप एक लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं तो किसी चीज से भागने से बेहतर है कि आप उसको एक्सेप्ट करिए, सामना करिए, उसको फेस करिए। तो जब ये सामना करने की बात हो रही है, फेस करने की बात हो रही है, जब यही बात हम सूर्या हांसदा को लेकर करते हैं, जैसे ही सूर्या हांसदा के एनकाउंटर की खबर आई थी तो सारी पार्टियों ने इंक्लूडिंग आजसू सबने पहले चुप्पी साध रखी थी कि कोई वास्ता नहीं है। उसके बाद जब धीरे धीरे चीजें, हमने वो खबर सबसे पहले दिखाई थी, भारत मित्र ने दिखाई थी और उसके बाद हमने ये भी दिखाया था कि किन किन पार्टियों से उनका वास्ता रहा है। उस वक्त सबकी चुप्पी थी। नहीं, चुप्पी नहीं थी उस वक्त, तो हम लोग लगातार मतलब नहीं, बाद में, बहुत बाद में, जिस तरह आपने कहा कि पार्टी को स्टैंड लेना चाहिए था, उस वक्त आजसू को भी स्टैंड लेना चाहिए था। नहीं, आजसू ने स्टैंड लिया था। उसी वक्त हमने जो है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को लिखा था जिस पर अभी भी कार्रवाई चल रही है। और मैं बता रहा हूँ कि आज की तारीख में आजसू एक इकलौता संगठन है और इवन की इस मसले पर सब लोग पीछे हट गए। कई लोगों ने कहा वो हमारे परिवार का सदस्य था, कई लोगों ने कहा हमसे जुड़ा हुआ था, कई लोगों ने कहा हमारी पार्टी से चुनाव लड़ा था, कई लोगों ने कहा पूर्व में हमारी पार्टी से चुनाव लड़ा था, कई लोगों ने कहा आदिवासी सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता था, हम इसके अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे, हम इसकी पत्नी को साथ देंगे, हम इसके बच्चे का ख्याल रखेंगे, उसको पढ़ाएंगे, उसको रोजी रोजगार देंगे, राशन पानी देंगे। बहुत तरह की बातें कही गई, लड़ा कोई नहीं।
देखिए, मेरा कहना ये है कि इस देश में डेमोक्रेटिक व्यवस्था में अगर हम कहते हैं कि जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है, लेजिस्लेचर की बॉडी है, तो आप कहीं पे इनिशिएट करेंगे रिटर्न में, तब तो कोई कार्रवाई होगी। और अगर आपको लगता है कि अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी निष्पक्ष तौर पर, अगर चूंकि उसी ने एनकाउंटर किया तो वो खुद को बचाएगी, बचाएगी। तो उसके ऊपर जो बॉडी है उसको आपको एक रिटर्न इंटीमेशन तो देना होगा। एक साधारण सा काम, एक रिटर्न इंटीमेशन भी लोग नहीं करते। जुडिशरी हाँ का रुख आप करेंगे तो हाँ, तो आज हमने जब उसको लिखा आयोग को, तो आयोग ने उनसे क्वेश्चन किया है कि हाँ, आपने ये मुझे मैं यहाँ पे अपने दर्शकों को एक चीज जरूर बताना चाहूंगी कि सूर्या हांसदा एनकाउंटर मामले में जब शुरुआत में जब सब कुछ उबल रहा था, धीरे जब सारी पार्टियां इकट्ठी हुई कि भाई चलिए ठीक है, जेएमएम और कांग्रेस को छोड़ दीजिए, बीजेपी और आजसू ने कहा, जेएलकेएम ने कहा कि भाई चलिए साथ है, लेकिन वो साथ पिछले आप कुछ महीनों में आपने देखा होगा कि ये सब कुछ ठंडे बस्ते में चला गया है। लेकिन आजसू बाद में, पहले मैं पर्सनली संजय मेहता जी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि इस मामले में उन्होंने पर्सनली इनिशिएट किया, और जो सूर्या हांसदा की पत्नी दर दर न्याय के लिए भटक रही हैं अभी, इन्होंने बाकायदा उनका साथ दिया, वो साथ खड़े हुए, और आपने बाकायदा इनिशिएट किया ना वो जी। एप्लीकेशन जुडिशरी के पास कोर्ट और में जाके। आयोग ने पूछा है, किसी भी एनकाउंटर की जब आप प्रक्रिया को अंजाम देते हैं तो तुरंत जो है ह्यूमन राइट्स कमीशन को बताना पड़ता है कि हमने इस तरह की कोई घटना को अंजाम दिया। गोड्डा के एसपी और डीसी ने इस घटना के संदर्भ में ह्यूमन राइट्स कमीशन को बताया ही नहीं, वो चुपके से बस एनकाउंटर करके शांत रहे। तो आयोग ने पूछा है, और आयोग ने प्रथम दृष्टया यह माना है कि यहाँ पर जिला प्रशासन की गलती है। अब आयोग उस पर कार्रवाई कर रही है। ठीक उसी तरीके से जो आपने विष्णुगढ़ में मामला देखा, उसमें जो महिला आयोग में शिकायत हुई, उसमें भी शिकायत हमने ही किया। अच्छा, जो टीम पहुंची है। हाँ, और बकायदा आयोग ने मुझे ईमेल से सूचित किया कि हमने आपका कंप्लेंट रजिस्टर्ड किया और इस पर कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। हाँ। तो मेरा कहना है कि जब आप किसी कानूनी लड़ाई में कोई शुरुआत करेंगे ही नहीं, तो लड़ाई शुरू होगी कैसे? नहीं, तो ये प्रोसीजर भी तो सबको पता होना चाहिए ना संजय जी। मुझे लगता है कि जो आम लोग हैं जिनके साथ ये ऐसी घटनाएं हो जा रही हैं, उन्हें तो बिल्कुल पता नहीं है। पता नहीं, लेकिन जो ये दम भरते हैं, हाँ, बस वही मैं कह रही हूँ कि ये प्रोसीजर बताने वाला भी कोई चाहिए। क्योंकि संजय मेहता, इसलिए मैंने जब तारुफ कराया, इनके बारे में बताया, तो मैंने इसलिए समाज से भी कहा क्योंकि ये पर्सनली ऐसे मामलों को खुद हैंडल करते हैं। आप सोचिए कि इन्हें तो विष्णुगढ़ मामले में पीड़ित परिवार को तो कुछ पता ही नहीं होगा। जब आपने आयोग को लिखा पत्र, उसके बाद टीम पहुंची है। ठीक वैसे ही सूर्या हांसदा की पत्नी सब जगह भटक रही हैं। जब मशाल जुलूस निकाले जा रहे थे, प्रदर्शन हो रहे थे, तो तमाम पार्टी नेता कार्यकर्ता पहुंचे, लेकिन किसी ने उनका साथ नहीं दिया कि ये प्रोसीजर आगे कैसे बढ़ेगा। तो ये प्रोसीजर जानना बहुत जरूरी है। देखिए, दो बातें। पहली बात कि जिस इलाके में कहीं भी कोई क्राइम कमिट होता है, तो पुलिस सबसे पहले अपने आप को बचाना चाहती है। पुलिस अपने रिकॉर्ड में ये नहीं दिखाना चाहती है कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कुछ खराब हुई है और हमारे पुलिस के रहते कोई क्राइम हो गया। पहला तो पुलिस यहाँ अपने आप को बचाना चाहती है। दूसरा, जब पुलिस किसी तरीके से ये एक्सेप्ट करती है कि हाँ ऐसा हुआ है, तो पुलिस फिर उस केस डायरी को मैनिपुलेट करती है और केस डायरी को अपने अकॉर्डिंग बनाती है। ये एक पुलिस का सामान्य फ्रेम में पुलिस ना आए। पुलिस का एक सामान्य बिहेवियर है। तो अब दो चीजें बचती हैं, या तो आप अदालत का रास्ता अख्तियार करिए, हाँ। या फिर जो संवैधानिक व्यवस्था बनी हुई है, देश में कई आयोग हैं, उस पर अपनी बात पहुंचाइए। आयोग को बहुत शक्तियां हैं, आयोग को न्यायालय की तरह शक्तियां हैं, लेकिन होता क्या है आमतौर पर कि हम इन बिंदुओं को, समस्याओं को लेकर के जाते ही नहीं है। हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हम आंदोलन करते हैं, मसाल जुलूस निकालते हैं, और फिर बात उसी पुलिस तक रह जाती है। और हम कहते रहते हैं न्याय दो, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। तो उसी पुलिस से बार बार हम लोग निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे होते हैं, जो उसमें इन्वॉल्व है, जो निष्पक्षता को फैब्रिकेटेड कर रहा होता है। हाँ, सही। तो इस बेसिक बात को समझने की जरूरत है झारखंड के लोग। तो मतलब इसके लिए तो पॉलिटिकल पार्टीज अगर वोट मांगने दरवाजे जा सकती है, तो इन सारे प्रोसीजर्स के अवेयरनेस के लिए भी तो पॉलिटिकल पार्टीज काम कर सकती हैं। बिल्कुल करना चाहिए। सिर्फ धरना प्रदर्शन और मशाल जुलूस और फलाना ढिमकाना करने से तो जरूरी ये भी है ना कि आप उन प्रोसीजर को भी लोगों के बीच समझाएं। चलिए, इन सब के बीच एक मुद्दा और है आजसू के लिए। ऐसा लगता है कि जेएलकेएम का पॉलिटिक्स में आना आजसू के लिए खतरे की घंटी हो गई, और सबसे ज्यादा जो मुद्दा कुर्मी समुदाय वाला जो मुद्दा है, कुर्मी आंदोलन है, उन चीजों को लेकर एक समुदाय दो भागों में बंट गया, और इसके कंसिक्वेंसेस झेलने पड़े हैं आजसू को, ना कि जेएलकेएम को।
मैं स्वीकार नहीं करता हूँ। मैं दो बातें इस पर कहना चाहता हाँ हूँ। बिल्कुल। पहला तो कि कुर्मी समुदाय की जो मांग है, इस देश की लोकतंत्र की एक खूबसूरती है कि इस देश का कोई भी समुदाय, कोई भी जातीय टुकड़ा कुछ भी अपनी डिमांड लोकतंत्र में लोकतांत्रिक तरीके से कर सकता है। तो पहले तो इस डिमांड का सम्मान किया जाना चाहिए कि एक बड़ा समूह अपनी कोई डिमांड को रख रहा है सरकार के समक्ष। सरकार, हाँ। दूसरी बात, हमारी जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है वो बहुत ना तो क्षणिक है और ना तो किसी बबल्स की तरह निकला हुआ है। ये एक बहुत ही ग्रेजुअली एक बहुत बड़े आंदोलन से निकला हुआ मतलब एक राजनीतिक दल है, और जिसमें बहुत सारे लोगों ने अपनी प्राणों की आहुति दी है, शहादत दिया है, खून बहे हैं, जेल गए हैं, और ना जाने कितने परिवार तबाह हो गए, कितने लोग दिव्यांग हो गए, कितने लोग घर से बेघर हुए। मतलब एक बहुत बड़े संघर्ष की गाथा है। सो आजसू को सिर्फ इस दृष्टिकोण से समझना कि झारखंड में एक राजनीतिक दल है, नहीं, ये एक भावना है, झारखंड का एक इमोशन है। जब आप पूरे आंदोलन के इतिहास को पढ़ेंगे तो आपको ये दिखाई पड़ेगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और आजसू में जब आप कंपैरिजन करेंगे तो आपको ये दिखाई पड़ेगा कि जो निर्णायक वार्ता हुई, जो निर्णायक संघर्ष हुआ झारखंड अलग करने को लेकर, वो आजसू ने किया। सो एक दल के तौर पर हमें कोई नुकसान नहीं हुआ। अगर हम 81 सीटों पर लड़ते तो आप जिस नए संगठन का बात कर रहे हैं जो उसके वोटों का प्रतिशत दिखला रहे हैं, तो जब 10 सीटों पर हमारे 6 लाख से अधिक वोट और किसी को लगभग 81 सीटों पर 71 सीटों पर लड़ने पर अगर उसको 10 लाख वोट, तो निश्चित तौर पर हम उससे आगे हैं। 10 सीटों में 6,34,000 वोट और 81 सीटों में 10 लाख वोट, तो प्रतिशत किसका ज्यादा है? तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि आजसू कमजोर हो गया है? हाँ, ये बात जरूर है कि हम 81 सीटों पर नहीं लड़ पाए, इसलिए ये स्थिति पैदा हुई। लेकिन अगर वोटों की प्रतिशत की बात करेंगे, राजनीतिक स्वीकार्यता की बात करेंगे, तो हम ज्यादा एक्सेप्ट किए गए हैं झारखंड की जनता के द्वारा। लेकिन चूंकि मैंने बार बार नहीं, अपनी कम्युनिटी में मतलब जो बेस आपका है वो किसका है, ये सबसे बड़ा सवाल हो रहा है। क्योंकि यही कहा जाता है कि तो जब जयराम महतो आए, नहीं मेरा सवाल कंप्लीट हो जाने दीजिए फिर मैं आपका सवाल लूंगी। जयराम महतो जब आए तो उन्होंने सीधे सीधे महतो कम्युनिटी को टारगेट किया। रेल टेका आंदोलन जब हुआ उस वक्त सब कह रहे थे कि जयराम महतो तो नहीं आएंगे, उनका पांव फ्रैक्चर है, लेकिन जब वो आए तो वो उस आंदोलन को और ये मिला। हालांकि उसके बाद उनको भी बहुत कुछ झेलना पड़ा, ऐसा नहीं था, लेकिन वो चीजें तो कम्युनिटी में एक कंफ्यूजन गया, एक विरोधाभास, एक कॉन्ट्राडिक्शन गया क्या JLKM के आ जाने के बाद? नहीं, तो इसी बात को, यही तो फर्क है। हाँ। हम सिर्फ कम्युनिटी बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, हम इंक्लूसिव पॉलिटिक्स करते हैं, हम कलेक्टिव पॉलिटिक्स करते हैं, हम सामूहिकता में विश्वास रखते हैं। हमने क्या कहा कि उस डिमांड का सम्मान किया जाना चाहिए, और एक राजनीतिक दल के तौर पर एक समाज की मांग का हम सम्मान करते हैं, लेकिन हम इंक्लूसिव पॉलिटिक्स करते हैं। आप जिनका जिक्र कर रहे हैं, आपका कहना है कि वो सिर्फ डायरेक्ट एग्रेसिव होकर के अपनी कम्युनिटी को प्रोवोक कर रहे हैं। तो हमारा कहना है कि हम किसी को प्रोवोक करने में विश्वास नहीं रखते हैं, हम तो काम करने में तो विश्वास रखते हैं, और दूसरा हर समुदाय कि हम इंक्लूसिव हैं, हम कलेक्टिव एफर्ट्स में विश्वास रखते हैं, हम सामूहिकता में विश्वास रखते हैं। चलिए ठीक है, सामूहिकता। तो ये जो इंक्लूसिव पॉलिटिक्स हो रही है, तो अब जिस तरीके से आप भी लग रहे हैं सेक्रीफाइस नहीं होगा, अब हर बार क्यों सेक्रीफाइस करेंगे, तो हम ये मान कर चले कि बंगाल चुनाव का जो भी अब तक अपडेट आया है, उसके बाद जब अगले बार यानी 2029 में जब हम आएंगे, अभी लंबा वक्त है, लेकिन तैयारियां मुझे लगता है अब से शुरू होंगी आजसू की, क्योंकि अभी बहुत सारी मुश्किलें हैं, बहुत सारी मुश्किलें हैं आजसू के सामने, और वक्त बहुत कम है, अगला चुनाव आने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। तो ये वक्त कम पड़ रहा है, तो अगली बार हम ये सोचकर चल रहे हैं कि ये पॉलिटिक्स जो आजसू की होगी इंक्लूसिव तो है अनडाउटेडली, लेकिन इसके साथ साथ अब कोई सैक्रिफाइस नहीं होगा, अपने दम पर होगा और पूरे 81 सीटों पर होगा। नया रंग, नया जोश, नया कलेवर, नया तेवर आजसू का देखने को मिलेगा। बहुत जल्द आने वाले वक्त में सड़कों पर हम लोग आंदोलन करने वाले हैं, और आपको दिखाई दिया होगा कि छात्रवृत्ति के आंदोलन को जिस तरीके से झारखंड के नौजवानों ने भी देखा, पूरे सड़क पर उतर करके हम लोगों ने छात्रों को जगाया, आंदोलन किया, और यहाँ की सरकार नहीं जागी, तो हम तो लगातार यहाँ के मुद्दों पर आंदोलन कर रहे हैं, और हम इस राज्य में विस्थापन को सबसे बड़ा मुद्दा मानते हैं, जमीन के मुद्दों को सबसे बड़ा मुद्दा मानते हैं, नियोजन के मसले को सबसे बड़ा मसला मानते हैं, और हम लोगों ने बार बार कहा कि ये सरकार फेल हो गई। हमने हर जगह पर इसकी विफलता को गिनाया है। इस सरकार ने क्या कहा? 75% रिजर्वेशन प्राइवेट सेक्टर में नहीं दिया, ओबीसी को रिजर्वेशन 27% नहीं दिया, 10 लाख रोजगार नहीं दिया। इन्होंने कहा कि
संविदा पर जो है उनको हम नियमित करेंगे, नहीं दिया। इन्होंने एक बात और कही थी कि झारखंड की 3rd और 4th ग्रेड की जो नौकरियां हैं उसको भी हम लोग आरक्षित करेंगे 75%, नहीं दिया। स्थानीयता परिभाषित नहीं हो पाई। सो झारखंडी मूलवासी और आदिवासियों की सरकार होने का तो दम्भ भरते हैं, कहते हैं कि हम दिसोम गुरु के सपनों को साकार करेंगे, लेकिन दिसोम गुरु का सपना यह था कि झारखंडियों को अधिकार मिले। लेकिन यहाँ पर आज हमारे हेमंत दादा जो है वो दिसोम गुरु का सपना नहीं साकार कर पा रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, बड़े कॉर्पोरेट का सपना साकार कर रहे हैं। कोयला माफिया, पत्थर माफिया, बालू माफिया, ब्यूरोक्रेट्स कोयला की तस्करी में लगे हुए हैं, थाना प्रभारी कोयला की तस्करी में लगे हुए हैं, जमीन का म्यूटेशन कराने जा रहे हैं तो सीओ साहब पैसा ले रहे हैं, जाति आवासीय में पैसा लग रहा है, मतलब एक साधारण काम में भी लोगों को पैसा लग रहा है। और इस राज्य का सबसे बड़ा उद्योग क्या है पता है, ट्रांसफर और पोस्टिंग। ट्रांसफर और पोस्टिंग एक उद्योग बन गया इस राज्य के अंदर। तो इस राज्य के अंदर जितना ब्यूरोक्रेसी का जो डिग्रेडेशन हुआ है पिछले 25 सालों में तो कभी नहीं हुआ। मतलब राज्य की नौकरशाही अपने सबसे निचले स्तर में है। और मैं देखता हूँ एक परिपाटी क्या विकसित हुई है, और शायद इस पर बहस नहीं हुई, और मैं चाहता हूँ कि ये लोगों के केंद्र में। बिल्कुल बिल्कुल। राज्य के मुखिया हैं सीएम हेमंत सोरेन। सो प्रशासनिक पदाधिकारी को हेड करेंगे मुख्य सचिव, और पुलिस पदाधिकारी को हेड करेंगे डीजीपी। सो डीजीपी और मुख्य सचिव अगर सीएम से सीएम आवास मिलने जाते हैं तो ये एक प्रोटोकॉल है, बहुत अच्छी बात। यहाँ पर डीसी और एसपी सीएम आवास जाते हैं मिलने के लिए, ये क्या प्रोटोकॉल? ये प्रोटोकॉल क्या है? मतलब आप डीसी और एसपी को मिलने की जरूरत क्यों है सीएम से? एसपी को अगर जरूरत होगा अपने डीजीपी साहब से मिलेगा, अपने डीआईजी साहब से मिलेगा, अपने आईजी साहब से मिलेगा, वो डायरेक्ट सीएम से क्यों मिलेगा? डीसी साहब को मिलने की जरूरत होगी तो अपने वो कमिश्नर से मिलेगा, अपने चीफ सेक्रेटरी से मिलेगा, डायरेक्ट सीएम से मिलने की क्या जरूरत है? और एक नया इस राज्य के अंदर परिपाटी विकसित हुआ है कि अगर गिरिडीह में कोई मीटिंग होगी तो बीच की सीट पर कल्पना मैम बैठेगी और बगल में एसपी और बगल में डीसी बैठेंगे। और अगर हजारीबाग में डीसी एसपी बैठेंगे तो डीसी बीच में बैठेंगे, विधायक और सांसद किनारे बैठेंगे। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या सीएम की पत्नी होना कोई आधिकारिक पद है कि मैम भी सिर्फ एक गांडी की विधायक है? तो गांडे की विधायक है मैम, तो सभी विधायकों को ये प्रोटोकॉल मिलना चाहिए, ये प्रिविलेज सबको मिलना चाहिए, ये प्रिविलेज सबको मिलना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अगर रामगढ़ में भी बैठक हो तो वहां की विधायक हेड करे। लेकिन मैं देखता हूँ कि गिरिडीह जिले में कोई बैठक होता है तो मैम बीच में बैठती है, डीसी एसपी किनारे बैठते हैं। तो अच्छा, आपको मैं तो सैल्यूट करता हूँ। मैं कल्पना मैम को इसके लिए सैल्यूट करता हूँ कि आपने इस प्रोटोकॉल को मेंटेन किया। तो मैं झारखंड के सभी 80 विधायकों को ये कहना चाहता हूँ, आप भी जिगर दिखाइए और बैठक में ये कहिए डीसी एसपी को और सांसद साहब को भी कहना चाहता हूँ ये प्रोटोकॉल है। विधायिका सबसे ऊपर की बॉडी, आप तो कानून बनाने वाले हैं, कानून पालन कराने वाला कैसे आपसे सुपीरियर हो गया? सच बात है। तो ये क्यों नहीं इस पर मैं इस पे आपसे, अगर ह्यूमर है तो ये ह्यूमर एक क्वेश्चन आपके लिए भी। आपको कल्पना मैडम के बीच में बैठने से एतराज है या फिर ये प्रोटोकॉल सब जगह फॉलो नहीं किया जा रहा है इसलिए एतराज है? कल्पना मैम के बैठने से मुझे अच्छा लगा। मैं चाहता हूँ 80 विधायक और ऐसे ही बीच में बैठे, सब बैठे बीच में, सब बीच में बैठे। देखिए विधायकों के लिए बहुत अच्छा प्रस्ताव लेकर आए हैं। सांसदों को भी कहना चाहता हूँ, अगर कई सांसदों को मैं देखता हूँ साइड बैठ किनारे बैठते हैं और डीसी को बगल में। अरे एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, देश के लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर का जो सदस्य है, जो देश का कानून बनाएगा, आप उस मीटिंग में नहीं हेड करते हुए ये आपके डीसी और एसपी किनारे किनारे बैठते हैं, मतलब बीच में बैठते हैं और आप किनारे बैठते हैं। मुझे लगता है कि इस राज्य के अंदर नौकरशाहों का इतना ज्यादा मन बढ़ा हुआ है। अभी कल मैं अरुणाचल प्रदेश के एक आईपीएस से बात कर रहा था एक मामला को लेकर के, तो मैंने अपना परिचय दिया। तो आमतौर पर यहाँ के आईएएस और आईपीएस क्या बोले, हाँ बोलिए क्या बात है, लेकिन वहां के आईपीएस ने बहुत ही सम्मान के साथ बात किया। मैंने कहा कि आप इस मैटर को देखिए, तो उसने कहा सर मैं इसको देखता हूँ, और बहुत सम्मान के साथ बात। तो दूसरे राज्यों में जो है, मतलब वो जेस्चर यहाँ के अधिकारियों में नहीं है, उनमें एक हनक है कि हम आईएएस हैं, हम आईपीएस हैं, और यहाँ के नेताओं को तो यहाँ के आईएएस आईपीएस वैल्यू करते ही नहीं है। तो ये आभास उनको दिलाना होगा कि विधायिका सुपीरियर है और आप सिर्फ एग्जीक्यूटिव बॉडी हैं, आप काम करो इस तरीके से। आने वाले दिनों में अगर संजय मेहता जी अगर विधायक बनते हैं तो आप सभी अधिकारियों के लिए ये बड़ी खबर है, आप जरूर सुनिएगा ही नहीं और देखिएगा। चलिए आखिर में एक चीज जरूर पूछूंगी मैं आपसे कि आज की जो पॉलिटिक्स है इसमें एग्रेशन, जो
जुबान में जो उत्तेजना है, जो चीखना चिल्लाना है, वो बहुत ऐसा लगता है मानो वो मैंडेटरी हो गया है। अगर वो नहीं है तो आप एक अच्छे पॉलिटिशियन नहीं है। आपका स्वभाव तो बिल्कुल उल्टा है। मैं बताता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ हाँ। आपको। राज ठाकरे का नाम सुना होगा आपने। हम बिल्कुल सुना है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता हैं, हम्म, बहुत सभाएं करते हैं, बहुत स्पीचेस देते हैं, हम्म, बहुत गर्मजोशी के साथ। हाँ बहुत गर्मजोशी के साथ। लेकिन उनकी राजनीतिक स्वीकार्यता क्या है? सीटें नहीं है, चुने नहीं जाते हैं, जनता नहीं चुनती है। और उसी राज्य के एक बाल ठाकरे थे, हम्म, साल में एक बार बोलते थे। बस एक ही बार बोलते थे वो। हाँ, हाँ, साल में और एक वो बार। इम्पैक्ट देखिए, हाँ, और बहुत ज्यादा अगर उनको बोलने की इच्छा हुई तो सामना अखबार में अपने संपादकीय लिखते थे। लिखते थे। तो उनका ऑरा कितना बड़ा है, इसलिए चिल्ला करके बोल देना ऐसा नहीं है कि आपकी स्वीकार्यता बहुत बढ़ जाएगी। मायने ये रखता है कि आप क्या बोल रहे हैं, और आपके बात में कितना वजन है, वजन। ये डिपेंड करता है। Yes. आप इस प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं। Yes. चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी अच्छी अच्छी बातें करने के लिए और बहुत अच्छे अच्छे प्रस्ताव अपने राज्य के अधिकारियों के लिए और विधायकों सांसदों को देने के लिए। ये याद रहेगा और अगली बार याद रखिए, यू नेवर नो, अगली बार जब जनता इन्हें चुनकर लाती है तो फिर आप अधिकारियों के लिए क्या होगा ये सोच लीजिए। सांसद और विधायक आप अपना तो सोच ही सकते हैं। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए द भारत मित्र, ऐसी बहुत सारी शख्सियत जिनसे सीधा आपका वास्ता पड़ता है, उनका तारुफ हम कराते रहेंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार, जोहार। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।